हवेली के अंदर जैसे ही सुहाना के कमरे का दरवाजा बंद हुआ, कमरे में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिन ढल गया हो और रात हो गई हो। अचानक अंधेरा देखकर सुहाना के मुंह से एक जबरदस्त चीख निकली। अंधेरे में बेड पर बैठी सुहाना के हाथ से वो फोटो छूट गई। सुहाना इतनी घबराई हुई थी कि उसे फोटो के बारे में याद ही नहीं रहा। उसने घबराते हुए खुद से कहा, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? यहाँ तो बिजली भी नहीं है। तभी सुहाना को किसी बच्ची के मुस्कुराने की आवाज आई। तुरंत सुहाना चौंकते हुए खड़ी हुई। अंधेरे में उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जाए, लेकिन उस बच्ची की मुस्कुराहट ने सुहाना को अंधेरे में चलने पर मजबूर कर दिया। उस बच्ची की आवाज सुनकर सुहाना को ऐसा लगा जैसे वो उसकी बच्ची की ही आवाज हो। सुहाना इधर से उधर ठोकर खाती हुई दरवाजे तक पहुंची। जैसे उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो दरवाजा उससे खुला ही नहीं। सुहाना ने लाख कोशिश की, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। वो आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही थी। उस बच्ची की मुस्कुराने की आवाज बढ़ती ही गई, जिसके साथ सुहाना के अंदर उसकी ममता जाग उठी। उसने आसपास अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए कुछ ढूंढा। तभी उसके हाथ में लाठी जैसी कुछ चीज लगी। सुहाना ने बिना कुछ सोचे उस लाठी को उठाया और उससे दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। सुहाना परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, ये खुल क्यों नहीं रहा? ये कहीं मेरी बच्ची तो नहीं है? मुझे इस दरवाजे को हर हाल में खोलना ही होगा। इतना कहकर सुहाना अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे पर लाठी से वार करने लगी। तभी एक आवाज आई जैसे दरवाजे की कुंडी ही टूट गई हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो हांडी की आवाज गायब हो गई। सुहाना ने सामने देखा तो हवेली के अंदर भी अंधेरा था। सुहाना बौखलाते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या? बाहर भी अंधेरा है और ये आवाज रुक क्यों गई? मेरी बच्ची कहाँ गई? तभी अचानक से सुहाना के कमरे की बत्तियां जलने लगी। ये देखकर सुहाना सकपका गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हवेली में ये सब कैसे हो रहा है। सुहाना कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं थी। अब वो बस इस माया जाल से निकलना चाहती थी। तभी घबराई हुई सुहाना की नजर कमरे में रखी एक टॉर्च पर पड़ी। उसने तुरंत उस टॉर्च को उठाया और उसे ऑन करने लगी, और जैसे ही टॉर्च की लाइट ऑन हुई, अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुहाना को सुनाई दी। वो डर के मारे अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गई। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने छूटने लगे और उसकी रूह कांप उठी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे अब डर लग रहा है, सुहाना ने खुद से कहा। सुहाना पसीने से लथपथ धीरे धीरे पीछे मुड़ी। पीछे हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। सुहाना की हिम्मत कमरे से बाहर निकलने की नहीं हुई, क्योंकि अब एक बच्ची की मासूमियत से भरी आवाज नहीं, बल्कि एक औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सुहाना अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकली। वो अपने चारों तरफ टॉर्च मारते हुए आगे चलते जा रही थी। जैसे जैसे सुहाना अपने कदम बढ़ा रही थी, उस औरत की रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक सुहाना का पैर किसी चीज से टकराया और सुहाना झट से गिर गई। गिरते ही सुहाना ने धीरे से चिल्लाया, आह! तभी उसके हाथ से टॉर्च छूट गई और वो लुढ़कते हुए एक जगह पर रुक गई। जैसे ही सुहाना ने टॉर्च की लाइट की तरफ देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी और वो कांपती हुई तुरंत खड़ी हो गई, क्योंकि उस टॉर्च के पास एक औरत के घुटने दिखे जो लाल साड़ी से ढके हुए थे। जहां एक तरफ सुहाना हवेली के माया जाल में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ लॉज में आदित्य भी अपने अजीब बर्ताव से परेशान था। वो जब से लॉज आया था तब से हर किसी पर गुस्सा कर रहा था और सबसे ज्यादा उसे कुसुम की याद आ रही थी। वो अपने केबिन में बैठे बैठे सोचने लगा, अभी 2 मिनट पहले ही तो कुसुम से बात हुई है मेरी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मैं कॉल करके देखूं क्या? तभी केबिन में अचानक एक काम करने वाला लड़का आया। उसने आते ही कहा, भैया वो रूम नंबर 10 वाले कस्टमर नॉनवेज के लिए कह रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि हमारा लॉज प्योर वेज है, लेकिन इससे पहले लड़का आगे कुछ कह पाता, अचानक आदित्य भिन्नाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? निकाल दो उन्हें।
आदित्य का जवाब सुनकर वो लड़का हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, भैया सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। आदित्य गुस्से से खड़ा हुआ और उस लड़के के पास जाकर बोला, हाँ हूँ परेशान, और तूने मुझे और परेशान कर दिया है। एक काम करते हैं, उन लोगों से साफ साफ बात ही कर लेते हैं। वो लड़का आदित्य का गुस्सा देखकर इतना घबरा गया कि वो वहां से झटपटाकर भाग गया। आदित्य तमतमाता हुआ वापस चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ये महसूस हुआ, आखिर ये मुझे हो क्या रहा है? मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन होने लगा और तभी कमरे में एक दूसरा लड़का धीरे से आकर बोला, भैया। अब तक लॉज में सबको आदित्य के अजीब बदलाव के बारे में पता चल गया था। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की और उस लड़के को अंदर बुलाया। वो लड़का धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ा और बोला, भैया वो आपसे, और इतना कहकर चुप हो गया। डर के मारे उस लड़के की आवाज ही उसके गले से बाहर नहीं निकली। ये देखकर आदित्य तुरंत खड़ा हुआ और उस लड़के के पास जाकर बोला, अरे तुम इतना घबराओगे तो बात कैसे बता पाओगे? आराम से बोलो। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, भैया वो छत पर कल रात की आंधी की वजह से बल्ब और कुछ गमले टूट गए हैं, एक बार आप चल के देख लेते। आदित्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो दिखाओ मुझे। आदित्य उस लड़के के साथ छत पर गया। उसने देखा कि सच में काफी सारी चीजें टूटी हुई थी। तभी आदित्य को एक झटका सा लगा। आदित्य खुद को संभालते हुए बोला, तुम जाओ, मैं देख लूंगा इसे। उस लड़के को कुछ ठीक नहीं लगा। आदित्य लगातार अपनी जगह पर डोल रहा था। वो लड़का आदित्य का मूड भी खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। आदित्य कुछ कदम आगे बढ़ते हुए बोला, ये अभी अभी मुझे क्या हुआ? तभी आदित्य को कुछ याद आया, पूरी तरह से नहीं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसे एक लड़की की परछाई याद आई। वो चौंकते हुए अपने आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था और फिर से उसे एक झटका महसूस हुआ। आदित्य ने खुद से कहा, ये हो क्या रहा है मुझे? आखिर वो लड़की कौन थी? तभी अचानक से आदित्य की नजर गुलाब के टूटे हुए गमले पर पड़ी और उसे फिर से कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई चमकीला कागज। आदित्य लड़खड़ाते हुए छत के किनारे पर पहुंचा। उसी समय नीचे काम कर रहे लड़के की नजर आदित्य पर पड़ी। छत के किनारे खड़े आदित्य को देखकर लड़के को कुछ ठीक नहीं लगा। तभी अचानक आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर वो लड़का जोर से चिल्लाया, भैया! एक तरफ आदित्य बेहोश हो गया था तो वहीं इधर दूसरी तरफ आदित्य के घर पर कुसुम किचन में पंडित जी के लिए दोपहर का खाना बना रही थी। वो प्याज काटते हुए बोली, आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि पंडित जी कभी भूलेंगे नहीं। आज इनकी वजह से ही तो आदित्य मेरे इतने पास है और उस सुहाना से दूर। पंडित जी हॉल में बैठे हुए एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, कुसुम बेटा इधर आना। कुसुम किचन से भागते हुए आई और उसने कहा, जी पंडित जी, आपको कुछ चाहिए? इस पर पंडित जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि खाने में प्याज मत डालना। आज के दिन मैं प्याज नहीं खाता। ये सुनकर कुसुम ने मन ही मन कहा, पहले बताते तो मैं काटती ही नहीं, अब क्या करूं? इससे पहले कुसुम कोई जवाब देती तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे सुनकर अचानक कुसुम के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने खुद को संवारते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे काकी, आइए, अंदर आइए। पंडित जी काकी को वहां देखकर चौंक गए। तभी काकी ने पंडित जी को प्रणाम किया और घर में कुछ ढूंढने लगी। काकी चेहरे से थोड़ी परेशान लग रही थी। पंडित जी ने उनके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? काकी ने घबराते हुए कहा, मैं सुहाना को लेकर परेशान हूँ। वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे लगा शायद वो यहाँ होगी, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। काकी की बात सुनकर कुसुम के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ बला खुद टल गई। काकी ने घबराते हुए पंडित जी से कहा, बस पंडित जी, मुझे एक ही डर है कि कहीं ये लड़की कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। वैसे भी उसको ना चाहने वाले और उससे जलने वाले यहाँ बहुत हैं। ये सुनकर कुसुम समझ गई कि काकी उसी की बात कर रही थी। उसने तुरंत कहा,
आपका मतलब क्या है काकी? मैंने कुछ किया है? काकी ने टॉन्ट मारते हुए कहा। मैंने ये कब बोला कुसुम, लेकिन ये भी अच्छा आइडिया है। शक तुम पर भी किया जा सकता है। कुसुम ये सुनकर झल्ला उठी। उसने गुस्से से कहा, भला मैं क्यों जलूंगी काकी? मेरे पास तो मेरा पति है। वो तो कुछ गिरी हुई औरतें होती हैं जिनके पास खुद का पति ना हो तो दूसरों के घर पर नजर गड़ाकर बैठ जाती हैं। इससे पहले काकी गुस्से में कुछ भी बोलती, पंडित जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करिए आप दोनों, ये क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं? सुहाना का गायब होना किसी के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। ये सुनकर काकी और कुसुम दोनों ही चौंक गई। कुसुम ने पूछा, आपका मतलब क्या है पंडित जी कि किसी के लिए ठीक नहीं? पंडित जी ने कहा, जितना मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सुहाना को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अचानक पंडित जी ने काकी की तरफ देखा और कहा, आप मेरे साथ जरा बाहर चलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस बात पर कुसुम के चेहरे की चमक उड़ गई। काकी और पंडित जी घर से बाहर निकल गए। कुसुम ने खिड़की से देखा कि वो दोनों बहुत गंभीर होकर कुछ बात कर रहे थे। तभी कुसुम ने खुद से बड़बड़ाया, आखिर ये पंडित जी हमेशा काकी से क्या बात कर रहे होते हैं? पता लगाना पड़ेगा अब तो। जहाँ कुसुम के घर में सुहाना के गायब होने पर काकी और पंडित जी परेशान थे, वहीं दूसरी ओर सुहाना हवेली के अंदर सहमी हुई उस माया जाल से जूझ रही थी। सुहाना ने अचानक देखा कि सामने टॉर्च के पास एक औरत के घुटने लाल साड़ी से ढके हुए थे। वो रोने की आवाज उसी औरत से आ रही थी। पसीने से लथपथ सुहाना बड़ी हिम्मत के साथ धीरे से टॉर्च की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही टॉर्च उठाकर सामने देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। ये देखकर सुहाना और ज्यादा डर गई और कांपने लगी, क्योंकि औरत वहां से गायब थी। लेकिन वो रोने की आवाज अब भी हवेली में गूंज रही थी। सुहाना ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है? जैसे ही सुहाना ने ये कहा, वो रोने की आवाज बंद हो गई। दूर एक कोने से रोशनी हवेली के अंदर आ रही थी। मौका देखते ही सुहाना उस कोने की तरफ भागने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई भागते हुए आ रहा था। सुहाना की हालत अब और खराब होने लगी। डर ने उसके दिमाग को जैसे कैद कर लिया हो और वो ठीक से कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसने खुद से कहा, बस किसी भी तरह उस कोने तक पहुंचना है। यही बोलते हुए सुहाना अपनी जान लगाकर वहां से भागने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ती गई। जैसे ही सुहाना उस सफेद रोशनी को चीरकर उस पार निकली तो उसने देखा कि ये हवेली का वो हिस्सा है जहां वो पहले आ चुकी थी। उसे उस सपने के बारे में याद आया जो उसने कल लॉज के बाहर बागीचे में देखा था। उसे वो सब कुछ अब साफ साफ याद आने लगा। तभी सुहाना के मन में एक उम्मीद जाग उठी। ये तो वही जगह है, हाँ, इसी को तो मैंने सपने में देखा था। सुहाना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी अचानक फिर से उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज आई। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके सामने एक बच्ची सामने वाले कमरे से बाहर आकर खड़ी हुई। सुहाना उस बच्ची को देखकर भावुक हो गई थी। उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं यहाँ हूँ। सुहाना ने देखा कि वो बच्ची पहले से कुछ ज्यादा बड़ी लग रही थी। वो कद-काठी से लंबी थी और उसके बाल भी लंबे थे। जैसे ही सुहाना उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगी, वो बच्ची सुहाना को चिल्लाते हुए बोली, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। सुहाना भी हंसते हुए उसके पीछे भागने लगी। रुको भी हो ना रुक जाओ। भागते भागते वो बच्ची बाईं तरफ वाली कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। जैसे ही सुहाना उस बच्ची के पीछे पीछे उस तरफ गई, सामने का नजारा देखकर सुहाना हक्की बक्की रह गई। सामने ठीक कल के सपने की तरह वही बच्ची हवा में लटक रही थी और उसके पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर सुहाना के अंदर वापस से डर भर रहा था। सुहाना ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी और मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हो तुम? उस काले साए ने बच्ची को हवा में उठाते हुए कहा, तुमने वापस आकर बहुत अच्छा काम किया है वियोना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुहाना ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं कोई वियोना नहीं हूँ।
प्लीज मुझे और मेरी बच्ची को वापस छोड़ दो। उस काले साए ने हंसते हुए कहा, तुम ही वियोना हो। वियोना, याद करो, और इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम वापस आई हो, अभी तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है। सुहाना को समझ नहीं आया कि वो किस काम के बारे में बात कर रही थी। उस साए ने कहा, अब तुम ही हमारे काम को अंजाम दोगी। तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता है। सुहाना घबराते हुए बोली, ये किस काम के बारे में आप बोल रही हैं? आखिर आप है कौन? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तभी अचानक से उस साए ने बच्ची को हवा में उठाया और झट से छोड़ दिया, जिसे देखकर सुहाना के होश उड़ गए। वो तुरंत भागती हुई गई और जब उसने नीचे देखा तो उसके होश एक बार फिर उड़ गए। आखिर क्यों आदित्य ऐसा बर्ताव कर रहा था और कौन थी वो औरत जो बार बार सुहाना को उसकी बच्ची से दूर कर देती थी? क्या सुहाना जान पाएगी उसके मकसद के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।